जाओ मिंग पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुआ था। उसने सोचा था बस जगह बदली है, अब नॉर्मल लाइफ गुजरेगी। लेकिन जैसे ही उस पर धूप पड़ी, सब कुछ बदलने लगा। धूप से नहाने पर वो इन्फिनेटली स्ट्रांग हो सकता था। उसका स्टील जैसा बॉडी, दूर तक देखने वाली डिवाइन विजन और बहुत ही सेंसिटिव हियरिंग, सब कुछ अलग लेवल पर पहुंच रहा था। अपनी सुपर सेंसिंग के साथ उसने इस दुनिया का दूसरा चेहरा देख लिया। वंपायर्स, बीस्ट फॉर्म्ड पीपल, एलिमेंटल यूजर्स, कर्स मास्टर्स, माइंड कंट्रोलर्स, सभी स्ट्रेंज बीइंग्स पावर की लिमिट तक पहुंचने और गॉड बनकर दुनिया पर राज करने के पीछे पड़े थे। लेकिन जब उनका सामना ज़ो मिंग से हुआ, तब उन्हें समझ आया कि इस दुनिया का असली मास्टर कौन है। इस वक्त ज़ो मिंग खिड़की के पास डेस्क पर बैठा था, नोटबुक खोलकर आज की रिपोर्ट लिखने लगा। सुपर ह्यूमन फिजिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट डे 3। फिजिक चेंजेस का ट्रिगर, धूप। इनिशियल गेस है कि दो वर्ल्ड्स के फिजिकल रूल्स डिफरेंट हैं, इसलिए इस दुनिया की सुन मेरा बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस ट्रिगर कर सकती है, बिल्कुल कॉमिक के सुपरमैन जैसा। फिजिक चेंज इफेक्ट्स, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक 10 टन तक पहुंच चुकी है। स्किन बहुत टफ हो गई है, नाइफ और बुलेट को कंप्लीटली इग्नोर कर सकती है। टेस्टिंग अभी नहीं हुई, इफेक्ट अननोन। सेंसेस का सुपर एनहांसमेंट और भी क्लियर है, हियरिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बहुत ही हल्की आवाज भी सुन सकता है। इस वक्त कुछ 100 मीटर्स दूर लोग जो बात कर रहे हैं, उनकी आवाज, सामने वाली बिल्डिंग में एग्जाम की तैयारी कर रही लड़की की पेन की खुरच की आवाज और नीचे ओल्ड जंग के हार्ट बीट की आवाज तक सुन सकता है। इसके अलावा हियरिंग का रेंज भी बढ़ गया है, कुछ अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड भी सुन सकता है। साथ ही वोकल कॉर्ड्स भी स्ट्रेंथन हो गए हैं, इसलिए इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। आज साउंड वेव एबिलिटी का यूज करके एक अच्छे बुजुर्ग के किडनी स्टोन का पता लगाया और साउंड रेजोनेंस से उसे तोड़ दिया। ये एबिलिटी का एक अच्छा टेस्ट था। विजन और ज्यादा स्पेक्टैकुलर हो गई है, मून के क्रेटर्स की डिटेल क्लियरली देख सकता है। जब प्लेन ऊपर से गुजरता है, कैबिन विंडो के अंदर लोगों के सिलुएट्टे तक दिख जाते हैं, लेकिन चेहरे अभी क्लियरली नहीं देख सकता। स्मेल भी इंप्रूव हुई है और फाइनर ऑर्डर चेंजेस डिफरेंशिएट कर सकता है। समरी, बॉडी ऑलरेडी सुपर ह्यूमन हो चुकी है और ग्रोथ स्पीड बहुत फास्ट है। 3 दिन में हर दिन नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुई है। ऑप्टिमिस्टिकली सोचा जाए तो फ्यूचर में सचमुच सुपरमैन लेवल तक पहुंच सकता है। अगले प्लान्स, हर दिन मैक्सिमम धूप लेना, बॉडी को स्ट्रेंथन रखना, डेली ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बॉडी के सभी एस्पेक्ट्स पर प्रॉपर ट्रेनिंग करना, ताकि कंट्रोल बिल्कुल प्रिसाइज हो सके। ज़ो मिंग ने ध्यान से सोचा और कंफर्म किया कि कुछ मिस नहीं हुआ, तब नोटबुक बंद कर दी। उन 3 दिनों में जो हुआ था, उस पर उससे सपना सा लग रहा था। 3 दिन पहले वो इस दुनिया में आया था। ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से काफी मिलती जुलती थी, बस काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स अलग हो गए थे। दोनों वर्ल्ड्स का ज्योग्राफी सेम लग रहा था, कम से कम उसे अब तक कोई डिफरेंस नजर नहीं आया था। लेकिन इस जमीन पर एक एम्पायर बना हुआ था जिसका नाम था शिन हन। इस एम्पायर की फाउंडेशन उसके पिछले जन्म के हिसाब से लगभग 1500 साल पहले रखी गई थी। ऑफ कोर्स शिन हन कैलेंडर को AD/CE नहीं मानता था, यहाँ इंपीरियल एरा काउंट होता था। इस साल था इंपीरियल ईयर 4723। शिनहन बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी स्टेबल था। बहुत पहले ही इसने ग्लोबलाइजेशन का रूट पकड़ लिया था। कहा जाता है कि शिनहन कोर्ट के इन्विटेशन पर गलीलियो और न्यूटन दोनों ने शिनहन रॉयल एकेडमी में फॉरेन फेलोज के रूप में काम किया था। ज़ो मिंग को लगा कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में भी एक ज़ो मिंग था। अब वही आइडेंटिटी यूज कर रहा था। शायद 2 वर्ल्ड्स के फिजिकल रूल्स में कोई मिनट डिफरेंस था, जिस वजह से उसका बॉडी सुन के साथ रिएक्ट कर रहा था। एनीवे, जिस दिन वो यहाँ आया और पहली बार धूप में आया, तब से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था और पूरे 3 दिन तक चलता रहा। वो अपनी सुपरमैन लाइक बॉडी को लेकर एक्साइटमेंट में डूबा रहा और स्किल्स टेस्ट और रिकॉर्ड करता रहा। तब जाकर उसका एक्साइटमेंट थोड़ा शांत हुआ। अगले स्टेप के लिए उसने प्लान बना लिया था, पावर ग्रोथ को कंटिन्यू रखना, स्किल्स को और प्रिसाइज बनाना, और जब तक सच में सुपरमैन लेवल स्ट्रेंथ नहीं आ जाती या ग्रोथ रुक नहीं जाती, तब तक ये सोचना ही नहीं कि आखिर जिंदगी में करना क्या है। तब शायद वो सीधे कह दें, आई डोंट ईट बीफ, या फिर दुनिया का रूलर बनकर अपने रैंडम फैंटेसीज पर एक्सपेरिमेंट्स करें, या बस दुनिया से अलग एक जेन्युइन फ्री पर्सन बन के रहे। सब उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। रात भी काफी हो चुकी थी। ज़ो मिंग अभी भी खिड़की के पास आराम से बैठकर बाहर देख रहा था। अभी उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। रात में सोना भी जरूरी नहीं था। उसे रात के वक्त खुद को ब्लैंक मोड में रखना पसंद था, ताकि दिमाग में आने वाले सारे ख्याल बाहर आ सकें और साथ ही इस दुनिया को ऑब्जर्व कर सके। बॉडी सुपर ह्यूमन होने के बाद ही उसने नोटिस किया था कि इस दुनिया में कितने सारे लोग कहानी रखते हैं। नीचे और जंग बहुत कंजूस और छोटे मोटे फायदे उठाने वाला लगता था, लेकिन असल में चुपके से कुछ गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ी लिखी और जिंदगी का खर्चा उठाता था। सामने वाले यूनिट की वांग आंटी का एक डॉक्टर बेटा था। मोहल्ला उससे बहुत इज्जत देता था और वो सबके सामने अपने बेटे का दिखावा भी करती थी, लेकिन असल में उसका बेटा बड़े गैम्बलिंग डेट्स में डूबा था और अक्सर उससे पैसा मांगता था। वांग आंटी रात भर सो नहीं पाती थी, अकेली आहें भरती रहती थी। एक और एग्जाम्पल था उसके सामने वाली पड़ोसान, एक सोशली एंग्शियस लड़की जो दिन में सबसे दूर रहती थी, लेकिन हर रात देर से निकलती और सुबह होने से पहले लौट आती थी। उसके बदन से खून की स्मेल आती थी। ज़ो मिंग ने हियरिंग को फिल्टर करने की कोशिश की, लेकिन सब तरह की गॉसिप बिना चाहे उसके कान में आ जाती थी। वो जैसे दुनिया से अलग खड़ी एक ऑब्जर्वर थी। लोगों के पब्लिक या सीक्रेट, दिखने लायक या ना दिखने लायक राज उसके कानों से बच नहीं सकते थे। उसने एक कहावत सोची, ऊपर 3 फीट पर कोई डिवाइन बीइंग होता है। उसका भी उससे कुछ ऐसा ही रिलेशन लग रहा था। वो इस स्टेट को काफी इंजॉय कर रहा था। अब रात के 3:30 बज चुके थे। भले ही उससे जरा भी नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसने खुद को सोने के लिए फोर्स करना चाहा। रात में वो अक्सर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता था, थोड़ा सा डिटैच्ड भी।
ऐसी इनविंसिबल एबिलिटी अभी अभी मिली थी। वो लाइफ का अच्छे से मजा लेना चाहता था, कोई अनवर्ल्डली एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता था। ज़ाओ मिंग बेड के पास गया ही था कि अचानक उसने बहुत तेज ब्लड स्मेल नोटिस की। दूर वाली लड़की वापस आ गई थी। जब उसने पहली बार लड़की की अनयूजुअल कंडीशन नोटिस की थी तब क्यूरियोसिटी भी हुई थी और उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करना भी चाहा था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को रोक लिया। वो लड़की नॉर्मल नहीं लगती थी, उसकी डिटेल्स जानने से मुश्किल जरूर आ सकती थी। अब ज़ाओ मिंग को सबसे ज्यादा परेशानी ही पसंद नहीं थी, लेकिन आज लड़की की कंडीशन बहुत खराब लग रही थी। उसके बदन से ब्लड की स्मेल पहले से काफी ज्यादा तेज थी और उसकी चल बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे कभी भी गिर पड़ेगी। जब वो मुश्किल से 3rd फ्लोर तक चढ़कर आई तब लग रहा था कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। दरवाजा खोलने की हिम्मत भी नहीं थी और वो बस दूर के बाहर चक्कर काटने लगी। आखिर में उसका शरीर एक तरफ झुका और वो ज़ाओ मिंग के घर के दरवाजे की तरफ गिर पड़ी। बैंग। ज़ाओ मिंग चाहता था कि लड़की खुद खड़ी हो जाए और अंदर चली जाए, लेकिन उसने सुना कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज कम हो रही है। आखिर में उस हार्ट बीट को सुनने के लिए भी उस काफी जोर लगाना पड़ रहा था। ज़ाओ मिंग का दिल थोड़ा टाइट हुआ। क्या वो किसी प्रॉब्लम सीकिंग प्रोटैगनिस्ट जैसा बन गया था? अभी तो सोचा था कि कोई परेशानी ना ले और परेशानी खुद उसके पास आ गई। सीधा इग्नोर कर दे। अभी 3:30 बजे थे, उसने तो कहा था वो सो ही रहा था। ये लॉजिक भी तो ठीक लगता है, लेकिन आखिर एक जिंदा इंसान थी। अगर वो उसकी दूर पर मर गई तो उसका दिल कैसे चैन से रह सकता था? ऊपर से अगर पुलिस आई तो उससे भी पूछताछ होगी, और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड शार्प आइड ओल्ड डिटेक्टिव उसकी अबनॉर्मैलिटी पकड़ ले तो और मुश्किल हो जाएगी। ज़ाओ मिंग ने अपने लिए रीजन ढूंढ लिया। वो तुरंत फैसला करके दरवाजा खोलकर अंदर गया। लड़की का आधा शरीर सीधा उसके घर के अंदर गिर पड़ा। अंदर अंधेरा था, लेकिन ज़ाओ मिंग फिर भी लड़की का चेहरा क्लियरली देख सकता था। लगभग 20 साल की क्यूट लड़की, शॉर्ट हेयर, ब्लैक एक्सट्रीमली शॉर्ट स्कर्ट और ब्लैक टी शर्ट पहने हुई थी। लड़की के एब्डोमेन पर एक भयानक वूंड था जो खून से भर रहा था। घाव किसी जंगली जानवर के क्लॉज से लगा हुआ लग रहा था, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड। क्या उसने शहर की स्टील कंक्रीट जंगल में टाइगर का सामना कर लिया था? ज़ाओ मिंग सोचने का वक्त नहीं था। उसने लड़की को घर के अंदर घसीट लिया। किसी और ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले उसे चेक करना होगा। अगर बचा सकता है तो अच्छा, वरना सीधा रात के अंधेरे में बॉडी को निकाल कर हाइड कर देना बेहतर होगा, ताकि अपने लिए ट्रबल ना हो। वैसे भी अब उसके लिए यह काम बहुत आसान था। रुको, मेरे दिमाग में इतनी ट्विस्टेड सोच कहां से आई? ज़ाओ मिंग ने कंफ्यूजन में सर हिला दिया। उसने हियरिंग को एक्सट्रीम लिमिट तक यूज किया और लड़की के बॉडी के हालत देखे। उसने पाया कि उसका हार्ट वीकली धड़क रहा था और कभी भी रुक सकता था। अब एम्बुलेंस बुलाना बहुत देर हो चुकी थी। जब तक एम्बुलेंस आएगी लड़की की लाश ठंडी पड़ चुकी होगी। क्या सीपीआर करना चाहिए? ज़ाओ मिंग डॉक्टर नहीं था और उस वक्त प्रोफेशनल डिसीजन भी नहीं ले सकता था, तो उसने सिंपल और डायरेक्ट तरीका सोचा। अगर हार्ट वीक है तो हार्ट की बीटिंग को स्टिमुलेट कर दो। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हमेशा एक रिदम में वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन से सेकेंडरी वेव्स बनती हैं। अगर बाहर से सेम फ्रीक्वेंसी की सेकेंडरी वेव दी जाए तो ऑर्गन रेजोनेंस कर सकता है। ऐसा रेजोनेंस आमतौर पर नुकसान देता है और बहुत बुरा हो तो इंटरनल ऑर्गन्स को फाड़ भी सकता है। लेकिन अब लड़की का हार्ट स्लो था। रेजोनेंस के थ्रू उसकी हार्ट बीट को रिकवर करना शायद पॉसिबल हो। अगर ये फेल हुआ तो उसकी किस्मत खराब समझ लो। वैसे भी एम्बुलेंस का रिजल्ट भी वही होता। अब तो डेड हॉर्स को मेडिसिन की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा। ज़ाओ मिंग एक्शन हीरो था। जैसे ही आइडिया आया तुरंत ट्राई कर दिया। उसने अपने कानों से लड़की के हार्ट की इंफ्रासाउंड वेव सुनी और वोकल कॉर्ड से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट की। दोनों वेव्स में रेजोनेंस हुआ और लड़की का हार्ट जैसे जिंदा हो गया। हार्ट बीट ज्यादा पावरफुल हो गई। ज़ाओ मिंग ने नोटिस किया कि लड़की में एक्स्ट्रॉर्डनरी विटैलिटी है। हार्ट एक्टिवेट होते ही उसकी हार्ट बीट और स्ट्रांग होती गई और बॉडी की रिकवरी एबिलिटी भी वापस आने लगी। उसके एब्डोमेन का टेरिफाइंग वूंड आंखों के सामने ही ठीक होने लगा। ज़ाओ मिंग का दिल धमका। ये लड़की उसने सोचा उससे भी ज्यादा अबनॉर्मल लगती है और ये वर्ल्ड भी उसकी पिछली दुनिया से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। या फिर शायद पिछली दुनिया में उसकी लेवल ही बहुत लो थी, इसलिए वो हायर वर्ल्ड टच ही नहीं कर पाया। खैर, अब वो आराम से सांस ले सकता था। ये लड़की मरने वाली नहीं थी और उससे ट्रबल भी नहीं मिलेगी। अचानक लड़की ने आंखें खोल दी और फिर पलट कर हाथ पैर के बल खड़ी हो गई। वो बिल्कुल बिल्ली की तरह अलर्ट होकर आसपास देखने लगी। ज़ाओ मिंग को देखकर उसने पहचान लिया कि ये पड़ोसी है और पूछा, मैं यहाँ कैसे? गलत मत समझना, तुम गेट पर बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें अंदर ले आया और फर्स्ट एड की। लगता है अब ठीक हो। लड़की ने इंस्टिंक्टिवली अपना एब्डोमेन छुआ। वूंड गायब हो चुका था। अभी उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी कि बॉडी की रिकवरी फेल हो गई थी, लेकिन अब घाव सच में हील हो गया था। मतलब सामने वाले ने जो कहा था वो सच था, तो वो उसकी जान बचाने वाला था। लड़की ने जमीन से जंप किया और घुटनों तक झुककर एक गहरा 90 डिग्री बो दिया। थैंक यू, मैं जरूर रीपेमेंट करूंगी। ज़ाओ मिंग बोला, इतना फॉर्मल मत बनो। लड़की कुछ देर तक इंतजार करती रही। जब ज़ाओ मिंग ने और कुछ नहीं बोला तो धीरे से पूछा, क्या अब मैं लौट सकती हूं? ये लड़की काफी पोलाइट थी। ज़ाओ मिंग हंसना रोक नहीं पाया। मेरा घर है, किसी को रोक कर रखने की आदत तो होती नहीं। लड़की ने 3 सेकंड्स लिए कंफर्म करने में कि ये उससे जाने की परमिशन थी। फिर उसने और जोर से बो किया और तेजी से बाहर भाग गई। जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर घुसने ही वाली थी कि उसे याद आया कि उसने रेस्क्यू हीरो का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तो वो वापस आई, शर्मिंदगी से ज़ाओ मिंग को स्माइल किया, दरवाजा बंद किया और फिर गायब हो गई। ज़ाओ मिंग ने उसके स्टाइल को देखकर सोचा, ये बंदे में बहुत सीक्रेट्स हैं, लेकिन शायद वाकई काफी सीधा साधा है। उससे लगा कि इस वर्ल्ड में और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशंस से बाहर थे। उसमें एक हल्की सी क्राइसिस फीलिंग भी आई और एक सटल एक्साइटमेंट भी। उसे पहले लगा था कि वो यूनिक है,
अब लग रहा था कि दुनिया उसके ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग है। कितने ऐसे लोग होंगे और उनकी पावर्स उसकी सुपर ह्यूमन बॉडी के मुकाबले में कैसे होंगी। अगस्त की गर्मी में सुबह 6 बजे ही सूरज निकल आता था। ज़ो मिंग को लगा वो एक ओल्ड फार्मर है, धूप ही उसका फार्मलैंड थी। अगर वो हर पल को धूप में ना बदले तो उसे लगता जैसे उसने हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया। वो 6 बजे उठ गया, 15 मिनट में फ्रेश हुआ और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सामने का दरवाजा भी सेम वक्त खुला। लड़की शायद पहले से उसका वेट कर रही थी। ज़ो मिंग को पता था कि शायद नहीं, वो वाकई उसका वेट कर रही थी। उसने उसकी हार्ट बीट पहले ही सुन ली थी। वो दूर के पीछे बहुत देर से खड़ी थी। ज़ो मिंग ने जैसे कुछ पता ही ना हो कैजुअल पूछा, इतनी सुबह उठ गई? तुम्हारा वूंड ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे कल रात तुमने कुछ अजीब देखा था क्या? अजीब चीज? नहीं। क्यों? बस कुछ नहीं। अच्छा है, कुछ नहीं देखा तो। लगता है उसने उसकी वूंड की रैपिड हीलिंग नोटिस नहीं की। ठीक है, रात को कमरा अंधेरा था, उसका देखना पाना नॉर्मल था। अब उससे अबनॉर्मल ह्यूमन सेंटर में रिपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। उससे उन लोगों से बात करना पसंद नहीं था। उनके एटीट्यूड में एक इरिटेटिंग एरोगेंस होती थी। नाम से ही समझ आता था, अबनॉर्मल ह्यूमन रिहेबिलिटेशन सेंटर। हर प्रोविंस के हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा डिपार्टमेंट, लेकिन असल में वही इनह्यूमन वर्ल्ड का ट्रू रूलर था। वो पूरे एम्पायर के अबनॉर्मल अफेयर्स मैनेज करते थे ताकि एक्स्ट्रॉर्डनरी बीइंग्स आम लोगों की लाइफ को थ्रेटन ना करें, और उन सब लोगों को भी दबाते थे जो ऑफिशियल कॉपरेशन नहीं करते। प्रॉब्लम ये थी कि उस डिपार्टमेंट के लोग भी अबनॉर्मल ही थे, फिर भी उनका नाम रिहेबिलिटेशन सेंटर था, जैसे ये लोग खुद कोई पेशेंट हूं। बस इतना ही? मैं यी जियाहुई हूं, आपको कैसे बुलाऊं? ज़ाओ मिंग ने स्माइल की। ज़ाओ मिंग, यी जियाहुई सीरियसली बोली, कल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर रीपे करूंगी। ज़ाओ मिंग हैज दिया, आप बहुत पोलाइट हो। ये जियाहुई क्लियरली लोगों से बात करने में स्किल नहीं थी। जो बोलना था बोल दिया, फिर समझ नहीं आया क्या बोले। वो कुछ ऑकवर्ड सी साइड में खड़ी हो गई। ज़ाओ मिंग ने उसकी डिस्कम्फर्ट देख ली। अच्छी तरह रेस्ट करो, ये बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ नीचे चल दिया। जब तक ज़ाओ मिंग घुमाकर नजर से गायब हो गया, तब तक यी जियाहुई का टेंशन कम हुआ। वो नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन अगर कल उसकी हेल्प ना होती तो शायद वो मर चुकी होती। सुन जी हमेशा कहती थी कि अब नॉर्मल और नॉर्मल लोगों के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए। सच में इसमें सेंस था। कल की रिस्क सोचकर ये जियाहुई का दिल भारी हो गया। उसके पास जो इन्फो थी उसके हिसाब से वो बंदा शायद ब्लड ईटर था, और उनकी हैंड टू हैंड फाइट देखकर सामने वाला कम से कम बी लेवल अबनॉर्मल था। इस बार उनके पास प्रॉब्लम थी। अबनॉर्मल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीस्ट फॉर्म्ड अबनॉर्मैलिटीज होती हैं, और उनमें दो बड़े कैंप्स होते हैं, मैंगचोंग होम और ब्लड ईटर्स। मैंगचोंग होम एबनॉर्मल और नॉर्मल लोगों के बीच फ्रेंडली रिलेशन का सपोर्टर था। वहां ज्यादातर बीस्ट फॉर्म्ड अबनॉर्मैलिटीज ऐसी होती हैं जो कॉम्बैट में वीक और नेचर में जेंटल होती हैं। ब्लड ईटर्स ज्यादातर लायन, टाइगर, बेयर जैसी प्रेडेटर अबनॉर्मैलिटीज होती हैं। वो नॉर्मल लोगों को घटिया समझते थे। ब्लड ईटर्स मैंगचोंग होम को अबनॉर्मल लोगों के ट्रेटर्स और लो ब्लड्स कम समझकर इस दुनिया से मिटा देना चाहते थे। सुनजिए, जो वेस्टर्न सिचुआन प्रोविंस में मैंगचोंग होम की रिस्पॉन्सिबल थी, वो भी बी लेवल अबनॉर्मल थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथनिंग, डायरेक्शन, फ्लाइट, टेलीपैथी और रिकॉनेसेंस में थी। अगर कॉम्बैट की बात आए तो कल वाले गाय से उसका कंपैरिजन काफी कमजोर था। अगर वो मैंगचोंग होम के चेंगडू ब्रांच को ढूंढ लेता तो अंजाम बहुत खराब होता। ये कैसे संभाले? इसी बीच ज़ू मिंग बिल्डिंग से बाहर आया। धूप उसके बदन पर पड़ी और उसने फिर वही महसूस किया। उसके सब सेल्स भूखे पैन से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे थे। वो खुश होकर हल्की सी निकाला। सच ये था कि ज़ो मिंग अपनी बॉडी के पावर सोर्स को समझने में हमेशा इंटरेस्टेड रहा था। ये जरूरी नहीं था कि बॉडी सन लाइट स्टोर कर रही हो। अगर सिर्फ सन लाइट अब्सॉर्ब होती तो उसके इतने छोटे सर्फेस एरिया से इतनी पावर आना पॉसिबल नहीं था। उसका केस ज्यादा लाइकली ऐसा था कि सनलाइट ने उसके बॉडी म्यूटेशन को ट्रिगर किया, बस एनर्जी सोर्स अलग था। एक्चुअल सोर्स क्या था ये जाने के लिए उससे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ज़ो मिंग एक बिना काम के घूमता हुआ सिटी यूथ बनकर चेंगडू की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। एक तरफ धूप में भीगता, दूसरी तरफ गेम की तरह अपनी एबिलिटी ट्रेनिंग करता। कभी वो मसल्स की हर हल्की सी मूवमेंट फील करता, कभी हियरिंग को कंट्रोल करके सराउंडिंग साउंड्स को अलग चैनल्स में बांट देता और फोकस को किसी एक चैनल पर लाकर बाकी सबको नल कर देता। कभी वो खुद अल्ट्रासाउंड निकालता और उससे वॉल्स के पार की ऑब्जेक्ट्स की शेप रिसीव करता। तब वो अपनी स्मेल इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके दीवार के पीछे की चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता। भले ही अभी उसके पास एक्सरे एबिलिटी नहीं थी, फिर भी अपनी हियरिंग और स्मेल के साथ वो किसी हद तक दीवार के पार देख सकता था। उसकी कॉन्शियसनेस में पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंट लगने लगी थी। वो आंखें बंद करके भी भीड़ में चल सकता था। अल्ट्रासाउंड लोगों की बॉडी कर्व्स को परफेक्टली आउटलाइन करता था। सिर्फ बॉडी कर्व्स ही नहीं, बल्कि उनके अंदर के ऑर्गन्स और बोन्स तक। उसकी स्ट्रॉन्ग सेंसिंग ने पूरी दुनिया को ऐसे छेड़ दिया जैसे अंदर का सब कुछ बाहर आ गया हो। दीवार के पार की सब चीजें भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। अभी तक उसने ट्रांसपेरेंसी टाइप विजन स्ट्रेंथन नहीं की थी, लेकिन अपनी हियरिंग और स्मेल की वजह से वो कुछ हद तक सराउंडिंग वर्ल्ड को ट्रांसपेरेंट महसूस कर लेता था। उसकी कॉन्शियसनेस में दुनिया काफी हद तक सी थ्रू हो गई थी। वो आंखें बंद करके लोगों के बीच से निकाल रहा था। अल्ट्रासाउंड लोगों की बॉडी की आउटलाइन को बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ करता था, सिर्फ उनका आउटर शेप नहीं, बल्कि अंदर के ऑर्गन्स और बोन्स तक। उसके लिए दुनिया किसी खुले हुआ सीन की तरह थी, जिसके अंदर के सब डिटेल्स सामने आ गए थे। चेंगहुआ नॉर्थ रोड पॉली बिल्डिंग के रूफटॉप पर टियान ब्याओ और हूं किंगिंग खड़े थे और नीचे सड़क पर चलने वालों को देख रहे थे। टियान ब्याओ लगभग 30 साल का आदमी था, जिसके ब्राउ में एक ठंडी, बहुत ही क्रूअल टाइप की औरत थी। हूं किंगिंग 20 के आसपास की एक औरत थी। वो बहुत ही एक्सट्रीम ब्यूटी तो नहीं थी, लेकिन उसमें अलग ही तरह का चर्म था। टियान ब्याओ ने थोड़ी देर लोगों को देखा और फिर स्ट्रेच करके बोला,
बोरिंग है, जाओ किसी को पकड़ के लाओ और मजा लेते हैं। किंग किंग चौंक गई। तुम पागल हो? दिन के उजाले में? अगर सेंटर वालों को पता चल गया तो? कल जो लिटिल कैट था वो हमारे पास तक आ ही गया था, टियान ब्याओ ने बिना टेंशन के बोला। मैंने उसका पेट फाड़ दिया था, अब तक मर चुका होगा। हम यहाँ काम करने आए हैं और कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो इस सिटी के क्लब्स हमें इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? मेरा कहना सुनो, जाओ। उसका इरादा था कि कोई बहुत ही बुरा क्राइम करके ब्लड ईटर्स की रेपुटेशन को चेंगडू में फैला दे, ताकि मेंगचोंग होम वाले उनके सामने टीक ना सकें। उससे मेंगचोंग होम का नाम ही घिन आती थी। किंग किंग का मूड खराब था। टियान ब्याओ बहुत क्रूअल था और ह्यूमन बीइंग्स को टॉर्चर करके मारना पसंद करता था, लेकिन उसकी ऐसी कोई हॉबी नहीं थी। ऊपर से दिन में ऐसा क्राइम करना अब नॉर्मल सेंटर की नज़र में आ सकता था और फिर एक और बैटल होती, लेकिन टियान ब्याओ के ऑर्डर के खिलाफ जाने की उसमें कैपेसिटी नहीं थी। अब नॉर्मल होने के बावजूद उसकी एबिलिटी ऑर्डिनरी ह्यूमन से कुछ ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी बहुत सिडक्टिव एबिलिटी थी। अगर ब्लड ईटर्स की प्रोटेक्शन ना होती तो उससे बहुत पहले ही किसी वियर्ड फेटिश वाले लोगों ने पकड़कर स्लेव बना लिया होता। टियान ब्याओ ब्लड ईटर्स की तरफ से चेंगडू का स्काउट था, उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने ही थे। मजबूरी में किंग किंग बेसमेंट रूफटॉप से नीचे सड़क पर आ गई, भीड़ में किसी सूटेबल टारगेट को ढूंढने लगी। अचानक उसकी आंख चमक उठी। सामने वाली स्ट्रीट पर एक यंग आदमी आंखें बंद करके चल रहा था। क्या ये ब्लाइंड है? ये तो बहुत अच्छा टारगेट है। किंग किंग तुरंत उसकी तरफ चल पड़ी। जू मिंग शाम तक घूमता रहा। पॉली बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए उससे एक अचानक याद आया, उसने बैंक कार्ड बनवाने का सोचा था। अभी भी वो इस वर्ल्ड के अपने ओरिजिनल बैंक कार्ड का यूज कर रहा था, लेकिन पासवर्ड उससे नहीं पता था। फिलहाल फेस स्कैन से पेमेंट हो रही थी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बन सकता था, इसलिए उसने अपना खुद का कार्ड बनवाने का सोचा। उसके अकाउंट में पैसा भी ज्यादा नहीं था। इस वर्ल्ड का ओरिजिनल जू मिंग एक वियर्ड मिस्टिकल कंटेंट बनाने वाला व्लॉगर था। कुछ सालों में उसके 1 लाख के आसपास फैंस बन गए थे और जब तक वो यहाँ आया अकाउंट में 70-80 हज़ार युआन जमा थे। सिर्फ खाने पीने के लिए फिलहाल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो कुछ डिवाइसेस खरीदना भी चाहता था, जैसे ऐसी डिवाइस जो प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स निकाल सके ताकि अपनी एबिलिटी को और ट्रेन कर सके। ऐसे में 70-80 हज़ार का बजट काफी टाइट था। क्या उसे पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना चाहिए? अभी की एबिलिटी के साथ पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन लीगल और बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए पैसा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था। बहुत मुश्किल है, काश कोई मुझे थोड़ा पैसा ही दे दे, जॉ मिंग ने मन में सोचा। तभी किसी ने उसके पास आकर उसकी आर्म पकड़ ली। आप ब्लाइंड हो क्या? मैं आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। एक थोड़ी फ्लर्टेशियस सी लड़की की आवाज आई। तो अच्छा, कोई अच्छा इंसान मिल गया। जू मिंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो खुद को ब्लाइंड नहीं कह सकता था। नॉर्मल इंसान आंखें बंद करके कहाँ चलते हैं? बहुत बॉदरसम था, बहुत ठक्स। अरे कोई बात नहीं, मुसीबत में पड़े लोगों की हेल्प करना ही चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो? आजकल ऐसे हेल्प करने वाले लोग कम मिलते हैं। कितनी अच्छी लड़की है, जू मिंग ने कहा। पास की एग्रीकल्चर बैंक। अच्छा, मैं ले चलती हूँ। उसने जू मिंग को रोड क्रॉस कराया और फिर राइट साइड चला गई। जू मिंग के मन में थोड़ा संदेह हुआ। ये बैंक का रास्ता तो नहीं लग रहा, ये तो बैंक की डायरेक्शन नहीं है, है ना? दिखता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। किंग किंग ने हंसी में कहा। वहां का रास्ता रिपेयर हो रहा है, हमें थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा। जू मिंग हैज दिया। अच्छा, समझ गया, बहुत शुक्रिया। मैं अकेला होता तो पता नहीं कैसे पहुंचता। अब कंफर्म हो गया कि इस औरत का कुछ और ही मकसद है। ये क्या चाहती है? कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट साइन करवाना या सीधा ऑर्गन्स निकाल कर बेचना? अभी तो उसने इससे काफी अच्छी इंसान समझा था। खैर, जू मिंग ने उसकी बात से सीधा नहीं पकड़ा। वो उसके पीछे चलता रहा, देखना चाहता था कि ये उसे आखिर ले कहां जाती है। दोनों और अंदर अंदर चलते गए। आखिर में वो एक अबैंडन फैक्ट्री तक पहुंच गए जो बिजी एरिया से काफी दूर थी। किंग किंग को थोड़ा डर था कि कहीं जू मिंग को कुछ गलत ना लगे और वो रेजिस्टेंस ना करे, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप उसके साथ आ गया। लगता था आज उसकी मौत लिखी थी। ये तो खुद मारने आया था। दोनों फैक्ट्री में घुसे। जू मिंग की अल्ट्रासाउंड ने अंदर का सीन ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। रिफ्लेक्टेड सिग्नल ने एक नियरली 2 मीटर टॉल मॉन्स्टर को आउटलाइन किया, जिसके मसल्स गांडे तरीके से उठे हुए थे। क्लॉज निकली हुई थी और दांतों में तेज नोक थी। टियान ब्याओ शैडोज से बाहर आया और बोला, ब्लाइंड आदमी? ये क्या बकवास है? किंग किंग ने खींचकर कहा, ब्लाइंड भी मिल गया तो क्या? नॉर्मल आदमी को पकड़ना इतना आसान थोड़ी होता है। टियान ब्याओ ने उसकी बात मान ली और जू मिंग की यंग बॉडी को देखकर आंखों में एक्साइटेशन चमक उठी। उसे हर बार जब वो अपने क्लॉज से किसी ह्यूमन को टुकड़े टुकड़े करता और उनके ब्लड में तड़पता देखता तो अंदर एक स्ट्रांग थ्रिल उठती। ये बैंक नहीं है, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? जू मिंग ने पूछा। टियान ब्याओ जल्दी में अटैक नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि ह्यूमन अपनी सिचुएशन समझकर डीपेस्ट डिस्पेयर में डूब जाए। यही रियल वर्ल्ड है, उसने कहा। रियल वर्ल्ड? कौन सा रियल वर्ल्ड? टियान ब्याओ ने अपना क्लॉज जू मिंग के सामने बढ़ाया और उसे छूने को कहा। यही रियल वर्ल्ड है। इस दुनिया में नए ह्यूमंस साइलेंटली इमर्ज हो रहे हैं। हम पुराने ह्यूमंस से ज्यादा पावरफुल हैं। हमारा डेस्टिनी है कि हम पुराने ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें और वर्ल्ड के रूलर्स बन जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी होमो सेपियंस ने होमो इरेक्टस को रिप्लेस किया था। होमो सेपियंस ने सिर्फ कंपटीशन से होमो इरेक्टस को धीरे धीरे खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें सीधा खाना भी बना लिया। इसी तरह उन्होंने दुनिया को बताया कि होमो इरेक्टस उनके बराबर नहीं है, वो सिर्फ उनका फूड है। टियान ब्याओ जितना बोलता गया उतना ही एक्साइटेड होता गया। उसकी आंखें लाल हो गई। नई ह्यूमन स्पीसीज को भी पुरानी स्पीसीज के साथ यही करना चाहिए, ताकि साफ हो जाए कि नए ह्यूमंस पुराने ह्यूमंस से हायर एग्जिस्टेंस हैं, क्योंकि पुराने ह्यूमंस सिर्फ नए ह्यूमंस का फूड हैं। तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है कि तुम एक नए ह्यूमन के हंटर बन रहे हो। तुम्हारा कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा बकबक करते हो क्या? जू मिंग ने उसकी बात काट दी। मुझे बस ये पता है कि तुम कौन हो। अब समझ गया।
बस एक डिजीज से पागल हुआ कैनिबल हो। वाह! टियान ब्याओ अपनी स्पीच के पीक पर था। ये इंफीरियर ओल्ड ह्यूमन कैसे उसकी इंस्पायरिंग स्पीच को बीच में काट सकता था? वो गुस्से में भर गया। मैं तुझे थोड़ा और इस दुनिया की हवा में सांस लेने का मौका दे रहा था। अब जब तू खुद मरना चाहता है तो मेरी मर्सी ले। उसने अपना क्लॉ उठाकर जोर से ज़ोमिंग पर झटका। क्लॉ हवा को चीरते हुए चीख सी निकाल रहा था। अगर उसका अटैक लग गया तो स्टील पर भी निशान पड़ सकता था। ज़ोमिंग ने अचानक आंखें खोल दी। उससे कल ही पता चला था कि यी जाहुई अबनॉर्मल है और आज वो एक और अबनॉर्मल से टकरा गया। क्या इस ह्यूमन वर्ल्ड में इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है या वो बस अबनॉर्मैलिटीज को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट था? जो भी हो, ये उसकी पहली अबनॉर्मल फाइट थी। उसके अंदर थोड़ी टेंशन थी लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी। उसका अटेंशन एकदम हाई हो गया। टाइम स्लो मोशन में दिखने लगा। टियान ब्याओ का फास्ट क्लॉ उसके लिए घिसकते हुए स्नेल जैसा हो गया। ज़ोमिंग ने उसके फेस पर उस पल का क्लियर सरप्राइज देखा जब उसे समझ आया कि वो ब्लाइंड नहीं है। वो एक्सप्रेशन उसकी नजर में रात में खिलने वाले फूल की तरह था। जब टियान ब्याओ ने देखा कि ज़ूमिंग ने आंखें खोल दी हैं, उससे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। वो अटैक वापस लेना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। ज़ूमिंग ने बॉडी को थोड़ा झुकाया, राइट फिस्ट से टियान ब्याओ के चेस्ट पर स्ट्राइक की। उसकी पंच टारगेट से मिस नहीं हुई। बस ऐसा लगा जैसे उसका पंच खाली हवा में गया हो और उसका बदन थोड़ा आगे लड़खड़ा गया। मिस नहीं हुआ। ज़ूमिंग का दिल एक पल को ढक से हुआ लेकिन हवा में उड़ते ब्लड मिस ने उससे तुरंत समझा दिया। उसने शायद थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया था। उसकी सडन एक्सप्लोजन जैसी स्ट्रेंथ ने टियान ब्याओ का आधा बदन सीधा फाड़ दिया। ज़ूमिंग थोड़ा हैरान हुआ। 10 टों की स्ट्रेंथ इतना इफेक्ट तो नहीं देनी चाहिए थी ना? ये गाय कम से कम अबनॉर्मल तो है, बॉडी टफनेस भी होनी चाहिए। लगता है उसकी पावर और बढ़ गई थी। ये डैम स्ट्रेंथ इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है? उसने हेल्पलेस होते हुए सर हिलाया और फिर उसने देखा कि ब्लड मिस्ट उसके पास आकर भी उसकी बॉडी से 3-4 सेंटीमीटर पहले एक इनविजिबल मेम्ब्रेन से टकराकर नीचे स्लाइड हो गई और ग्राउंड पर लौट गई। ये क्या है? क्या लेजेंडरी बायोलॉजिकल फील्ड? पहले ये एबिलिटी क्यों नहीं दिखी? ज़ाओमिंग उस मेम्ब्रेन को क्यूरियोसिटी से देख ही रहा था कि उसने साइड में जमीन पर बैठी कांपती हुई हूं किंग को नोटिस किया। प्लीज मुझे मत मारो। ये देखकर हूं किंग का बदन कांप गया। वो अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखों में वो आदमी जो उसके लिए अनबीटेबल टियान ब्याओ था, एक ही पंच में फाड़ दिया गया था। ये इंसान आखिर कौन है? क्या ये लेवल एक अबनॉर्मल है? शायद लेवल 1 भी इतनी पावर नहीं रखता। कहीं ये लेजेंडरी किंग क्लास अबनॉर्मल तो नहीं? हूं किंग की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ज़ोमिंग ने उससे इंटरेस्ट से देखा। ये औरत असल में काफी प्रिटी थी। डेली लाइफ में पक्का काफी पॉपुलर रहती होगी। तुम्हें क्यों बचाऊं? हूं किंग का बदन कांप रहा था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहती। मुझे मजबूर किया गया था। ज़ूमिंग ने सीरियसली सर हिलाया। लेकिन अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुमने मेरी लोकेशन लीक कर दी तो मुझे ट्रबल होगी और मैं भी मजबूर हूं, इसलिए तुम्हें मारना पड़ेगा। किंग रोने लगी। मैं कसम खाती हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ज़ाओमिंग ने सोचा, ठीक है, मैं भी ज्यादा वजह से तुम्हें मारना नहीं चाहता। बस इतना पक्का करो कि आज की बात किसी से नहीं कहोगी, फिर जा सकती हो। किंग को इतनी खुशी हुई जैसे लॉटरी लग गई हो। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये आदमी इतना सिंपल निकलेगा और उसे छोड़ देगा। वैसे वो भी इससे दुश्मनी नहीं चाहती थी, लेकिन टियान ब्याओ मार चुका था। अगर उसने ब्लड ईटर्स के हायर अप्स को रिपोर्ट नहीं किया तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचेगी। ये सब मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था। बस ये आदमी बहुत सीधा निकला। वो उठकर भाग पड़ी। आगे फैक्ट्री का गेट था और गेट के बाहर चमकता हुआ सनशाइन था। किंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। अचानक उसे एक धमाकेदार बूम सुनाई दिया। एक मैसिव एयर ब्लास्ट ने उसके बॉडी को उठाकर दूर फेंक दिया। वो जमीन पर जोर से गिरी और महसूस किया कि उसका बदन कमर से 2 हिस्सों में टूट गया है। उसकी लाइफ फोर्स फ्लड की तरह निकाल रही थी। वो स्कैरी आदमी उसके पास आया। भूल गया था, तुमने मुझे झूठ बोलकर यहां बुलाया था। झूठ बोलने वाले पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? किंग की हार्ट बीट रुक चुकी थी। तभी ज़ोमिंग फैक्ट्री से बाहर निकला। टियान ब्याओ और किंग ने जगह अच्छी चुनी थी। अब नॉर्मल सेंटर की नजर से बचने के लिए उन्होंने स्पेशली उन एरियाज को अवॉइड किया था जहां कैमरास ज्यादा थे। इससे ज़ोमिंग को काफी आसानी मिल गई। ऊपर से उसकी बायोलॉजिकल फील्ड ने उसके फिंगरप्रिंट्स और स्मेल के ट्रेसेस भी रोक दिए। परफेक्ट। भीड़ वाले एरिया में लौटकर ज़ोमिंग फिर से घूमता रहा और एक नए बायोलॉजिकल फील्ड को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर फील्ड एक्टिवेट नहीं हुआ। उसने पहले वाली स्टेट को याद किया। उस वक्त उसका स्पिरिट एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड था और मूड टेंस प्लस एक्साइटेड था। क्या फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए उसे इसी स्टेट में जाना पड़ेगा? ये स्टेट तो कभी कभी ही मिलती है। इसके लिए अबनॉर्मल थ्रेट होना जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी इतना खतरनाक नहीं लगना चाहिए। सब कुछ उसकी इग्नोरेंस की वजह से हुआ था, इसलिए वो ज्यादा टेंस हो गया। ज़ोमिंग को जल्दी नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। शायद कुछ दिन बाद फील्ड नेचुरल कंट्रोल में आ जाए। आज 2 अबनॉर्मल उसके हाथ मारे गए थे। भले ही वो अबनॉर्मल थे, फिर भी ह्यूमन शेप के ही थे। उसे सरप्राइज हुआ कि उसने उन्हें मारने पर ज्यादा गिल्ट फील नहीं किया। शायद उनकी फिलॉसफी ने उसके गिल्ट को काफी काम कर दिया था। आखिर वो न्यू ह्यूमंस कहते हुए ओल्ड ह्यूमंस को फूड मान रहे थे। अगर वो खुद से कई गुना स्ट्रांग ह्यूमन उन्हें एक पंच में मार दे तो उसमें कंप्लेंट की क्या बात है? ज़ोमिंग ने उनकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं किया था। बस इतना सोचा था कि हर इंसान की एक्सेप्टेड वैल्यूज के हिसाब से उससे ट्रीट करना भी एक अच्छी रूल ऑफ कंडक्ट हो सकती है। लेकिन उसकी अपनी फिलॉसफी क्या थी? ह्यूमन होने के मामले में अब ये दुनिया अब नॉर्मल लोगों वाली थी। उसे उनके साथ ही ज्यादा सिमिलैरिटी महसूस हो रही थी। तो इंसानों के प्रति उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? उसने ये सवाल अभी सीरियसली सोचा भी नहीं था। अब तक वो ह्यूमन सेंट्रिक था, लेकिन आज के एक्सपीरियंस ने याद दिलाया कि ये रियल इशू है। स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ वो ह्यूमन फील भी धीरे धीरे लूज करेगा और ह्यूमंस भी यूज ह्यूमन नहीं मानेंगे। तब वो कैसे खुद को डिफाइन करेगा?
जाओ मिंग रुक कर ऊपर सूरज की तरफ देखने लगा। दूसरों के लिए ये धूप काफी ज्यादा थी, लेकिन उससे बस सुकून दे रही थी। जो होगा देखा जाएगा, इतना सोचने की जरूरत क्या है। विनर को ब्लेम नहीं मिलता। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को आइडेंटिटी प्रॉब्लम सोचने की भी जरूरत नहीं, बस वो काफी स्ट्रांग हो जाए, फिर वो खुद रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। लोग अपनी पोजीशन उसके हिसाब से सेट करेंगे। ये उसका इशू नहीं है, उसका काम सिर्फ स्ट्रांग होना है। इसी बीच मैंगचोंग होम के ब्रांच ऑफिस में सुन जी यी जियाहुई को दांत रही थी। कल रात तुम्हें तो क्लब वापस आना चाहिए था। अगर अनजाने में कोई बचा नहीं लेता तो तुम मर चुकी होती। लड़की ने गुस्से में ऑलमोस्ट रोर किया। ये बच्ची कभी भी अपनी केयर नहीं करती। उसे पहले ही फोर्स करके क्लब में रहने देना चाहिए था, बाहर इतना अकेले रहने नहीं देना चाहिए था। मुझे डर था कि वो मेरी ट्रेल फॉलो करके क्लब तक आ जाएगा। वो बहुत डेंजरस है, यहां उसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। सुनजिए, क्या तुमने हेडक्वार्टर से हेल्प मांगी? सुनजिए ने भारी मन से सर हिलाया। मांग ली है, लेकिन प्रॉपर एक्सपर्ट कम से कम 1 वीक बाद ही आ पाएगा। इस 1 वीक में हमारी जिंदगी बहुत हार्ड होगी। बाहर रहना बंद करो, क्लब में आ जाओ। ये जियाहुई के चेहरे पर हेजिटेशन आ गया। पर सुनजिए ने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन इसी वक्त फोन की रिंगटोन बज उठी। नंबर देखकर वो हैरान हुई। ये अबनॉर्मल सेंटर का कॉल था। उसने कॉल उठाया, 2 लाइन सुनी। उसका एक्सप्रेशन और सीरियस होता गया। आखिर में उसने फोन रखा और ये जियाहुई से बोली, मेरे साथ चलो, बड़ा इशू हो गया है। ये जियाहुई कंफ्यूज्ड होकर उसके साथ चल दी। आधे घंटे बाद वो उस अबैंडन फैक्ट्री में पहुंच गए। फैक्ट्री का सीन देखकर दोनों का शरीर कांप गया। फैक्ट्री के एंट्रेंस पर एक औरत फेस डाउन पड़ी थी। उसका शरीर काफी हद तक डैमेज था और डार्क रेड ट्रेसेस बड़ी जगह पर फैल गए थे। फैक्ट्री के अंदर का सीन और भी भयंकर था। खून के निशान हर जगह बिखरे थे। ब्लड पूल के सेंटर में बस 2 टांगें बची हुई थी। साफ था कि उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। इन दोनों बॉडीज के पास अब नॉर्मल सेंटर के कई इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे और 30 के आसपास का एक आदमी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर राइट आई से लेफ्ट चीक तक एक टेरिफाइंग स्कार था, उनके इंतजार में खड़ा था। हम लोगों को क्यों बुलाया? सुनजी ने फैमिलियरिटी से पूछा। मेंगचोंग होम ऑफिशियल कैंप के साथ काम करता था और अक्सर ऑफिशियल मैटर्स में हेल्प भी करता था। निंगशांग वेस्टर्न सिचुआन अब नॉर्मल सेंटर का केपेबल पर्सन था और सुनजी उससे काफी वेल जानती थी। निंगशांग ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने जमीन पर पड़ी 2 टांगों की तरफ इशारा किया। उससे पहचानती हो? सुनजी ने एक नजर डाली और हंसी। सिर्फ 2 टांगें बची हैं, इनसे क्या पहचानूं? निंगशांग ने होठ सिकोड़े। अब नॉर्मल जजमेंट सिर्फ आंखों से नहीं होता। ये जियाहुई ने थोड़ा आगे बढ़कर उन टांगों को देखा। खून की गहरी स्मेल में उसे एक बहुत फेमिलियर, डीपली इंप्रेस्ड स्मेल मिली। ये तो वही है जिन यांग ने तुम्हें पीटना था। वो तुमने तो कहा था उसमें बी लेवल स्ट्रेंथ थी। उसका डीएनए टेस्ट भी हुआ था। सच में उसने 4 बार एवोल्यूशन किया था। बी लेवल टाइगर टाइप अब नॉर्मल। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसे एक पंच में इस तरह तोड़ दिया गया था, बिल्कुल क्लीन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मोशन। वही तरीका दूसरी औरत के केस में भी था। सुनजिए पूरी बात समझ गई। अभी निंगशांग ने उससे बुलाया क्यों था, यह भी क्लियर हो गया। कहीं कोई किंग लेवल अब नॉर्मल चेंगडू में आ गया है? निंगशांग ने ग्रेविटी से कहा, यह हमारी काम की दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। आज से क्लब को क्लोज कर दिया जाए, सबको बाहर निकालने से रोक दिया जाए, या फिर सीधे चेंगडू छोड़कर कुछ दिन बाद वापस आया जाए। तुम बाहर रही तो मैं सकूं से नहीं रह सकता। ये जियाहुई हैरान हो गई। क्या इतना सीरियस है? तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा सीरियस। एक ऐसा अबनॉर्मल जो बी लेवल टाइगर बीस्ट को इतनी आसानी से तोड़ दें, सिटी के अंदर घूम रहा है, यही काफी चिंता की बात है, सुनजी ने कहा। और मुझे कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि इस वक्त चेंगडू में एक वंपायर भी घूम रहा है। ये जियाहुई की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब वंपायर? सुनजी ने सीरियसली सर हिलाया। ये क्या हो रहा है? इतने पावरफुल अबनॉर्मैलिटीज अचानक चेंगडू में क्यों आ गए? अगर बीस्ट फॉर्म्ड अबनॉर्मैलिटीज नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले मिस्टीरियस हैं, तो वंपायर्स उनके मुकाबले भी उतने ही मिस्टीरियस थे। वो बहुत ही सीक्रेटिव और एक्सट्रीमली पावरफुल थे। बीस्ट फॉर्म्ड अबनॉर्मैलिटीज का इनिशियल म्यूटेशन अबनॉर्मल लेवल से शुरू होता था, लेकिन वंपायर्स पैदा होते ही सी लेवल होते थे। ऊपर से उनके पास बहुत सारी बिजार एबिलिटीज होती थी। अगर सबको चेंगडू छोड़ना पड़े तो मैं भी आप सबके साथ चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी और के साथ रहना पसंद नहीं, ये जियाहुई ने कहा। फिर उसे एक बात याद आई। अगर कोई तुम्हारी बहुत हेल्प करे तो तुम उसका शुक्रिया कैसे अदा करते हो? कैसी हेल्प? जान बचाने वाली। सुनजी हंसी। तुम्हारा इशारा तुम्हारे उस पड़ोसी लड़के की तरफ है ना? उसने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी वापस ला दी, वरना तुम तो मर ही जाती। उसके मन में अचानक थोड़ी खुशी हुई। ये बच्ची आमतौर पर किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। इस बार उसे जान बचाने का एहसान मिला था, तो उसे इंसानों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ये उसकी पर्सनैलिटी को सुधारने का अच्छा मौका था। जान बचाने का एहसान हो तो किसी भी तरीके से रीपे किया जा सकता है, लेकिन पहले फॉर्मल शुक्रिया कहना जरूरी है। मैं ऑलरेडी थैंक यू बोल चुकी हूँ। वो तो ऐसे ही बहुत कैजुअल था। फॉर्मल होना चाहिए। तो कैसे? आमतौर पर लोग ग्रैटिट्यूड में डिनर ट्रीट करते हैं। डिनर?
ये जियाहुई ने थोड़ा सोचा, क्या वो कैट फूड खाएगा? सुनजिए के चीक्स ट्विच हो गए। कौन इंसान को कैट फूड खिलाकर थैंक यू बोलता है? ये जियाहुई का बदन हल्का सा सिमट गया। उसे ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हिस करने का मन हुआ, लेकिन उसने रोक लिया। तो क्या खिलाया जाए? बेस्ट होगा कोई फॉर्मल रेस्टोरेंट, अपस्केल टाइप का, एटमॉस्फेयर भी अच्छी हो, शाम का टाइम हो, लाइट्स थोड़ी डिम हो, बस टेबल के कैंडल्स लाइट का काम करें। तुम पहले से पियानिस्ट से सॉन्ग अरेंज कर लो। ये जियाहुई ने आंख फाड़ कर देखा, इतना कॉम्प्लिकेटेड? तभी सामने वाले को तुम्हारी सिंसेरिटी महसूस होगी। अच्छा, मैं प्लान कर लेती हूँ। इसी दौरान ज़ो मिंग शाम तक बाहर घूमता रहा और सनसेट के बाद वापस लौट आया। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स में घुसा, उसने नीचे ओल्ड जंग को वॉक करते देखा। ओल्ड जंग 50 के ऊपर का आदमी था, हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक बैग लिए और सड़क के डस्टबिन में इधर उधर देखकर कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा था। कहा जाता था कि ओल्ड जंग का एक टाइम पर खुशहाल परिवार था। 10 से ज्यादा साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बेटा दोनों मर गए थे। उसके बाद से वो टूट गया था। उसने दोबारा शादी नहीं की और हमेशा अकेला ही रहा। जो पैसा कमाता उसका एक हिस्सा अपनी बेसिक लाइफ पर लगाता और बाकी गरीब स्टूडेंट्स की हेल्प में दे देता। ज़ो मिंग को देखकर ओल्ड जंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओजो, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है? आजकल तुम अक्सर बाहर निकलते हो। ओल्ड जंग उन रेजिडेंट्स से वेस्ट आइटम्स मांगता रहता था, जिसे वो थोड़ा काफी जानता था। उससे पता था कि ज़ो मिंग एक स्ट्रेंज मिस्टिकल स्टोरीज वाला कंटेंट क्रिएटर है जो नॉर्मली कम बाहर निकलता था, लेकिन इन कुछ दिनों में वो बार बार उसे बाहर मिल रहा था। इसलिए उसने पूछ लिया। ज़ो मिंग हंसा, नहीं, अभी लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं, आसानी से मैच नहीं मिलता। ओल्ड जंग हंसी में बोला, शाओजो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर वो उसके पास झुककर धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम्हारे ऑपोजिट वाली लिटिल गर्ल काफी अच्छी है, बहुत क्वाइट है, ऐसी नहीं जो बेकार में ड्रामा क्रिएट करे, और दिल की भी अच्छी है। वो देखो, उससे पता है मैं स्क्रैप बेचकर फैमिली का खर्चा चलाता हूँ, इसलिए हर बार बॉटल्स और कैंस छोड़ देती है ताकि मैं आकार ले जाऊं। मुझे लगता है तुम दोनों ट्राई कर सकते हो। ड्रामा क्रिएट ना करने वाली? ज़ो मिंग मुश्किल से हंसना रोक पाया। आपका बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूं। उसने ओल्ड जंग को बाय बोला और घर आ गया। घर में आकर उसने आज का ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखना शुरू किया। आज के सबसे बड़े चेंजेस में एक बायोलॉजिकल फील्ड था और दूसरा स्ट्रेंथ का बढ़ना। प्रॉब्लम यह थी कि बायोलॉजिकल फील्ड को अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और स्ट्रेंथ ग्रोथ को भी इजीली टेस्ट नहीं किया जा सकता था। पहले वो अपनी स्ट्रेंथ नापने के लिए एक स्टील फैक्ट्री ढूंढता था और रात के अंधेरे में चुपके से घुसकर स्टैंडर्ड स्टील कॉयल से एस्टिमेट निकालता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसे बार बार जाने से कहीं उसकी लोकेशन रिवील ना हो जाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि हर 7 दिन में एक बार ही टेस्ट करेगा। आज अब नॉर्मल के साथ फाइट ने उसे रियलाइज कराया कि उसकी ग्रोथ का स्केल उसकी सोच से भी ज्यादा हो सकता है। एक्यूरेट टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके हिसाब से अब स्ट्रेंथ लगभग 20 टन तक पहुंच चुकी थी, कल के मुकाबले में करीब 10 टन ज्यादा। पहले 3 दिन में हर दिन बस 3 से 5 टन तक ग्रोथ हुई थी। ऐसी स्पीड से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और वो मॉडर्न वेपन से भी ना डरने लगे।